नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा है फिल्म अंदाज का। बात शम्मी कपूर और हेमा मालिनी की सुपरहिट फिल्म अंदाज की करेंगे। एक ऐसी फिल्म जो थी तो शम्मी कपूर की, लेकिन पहचानी गई, जानी गई और याद की जाती है राजेश खन्ना की फिल्म के तौर पर। कैसे एक कैमियो रोल से राजेश खन्ना ने पूरी फिल्म की महफिल लूट ली। आज के इस पॉडकास्ट में कहानी फिल्म अंदाज के बनने की। साल 1971 का वो दौर हिंदी सिनेमा के इतिहास में कई मायनों में बहुत खास था। ये वो दौर था जब एक ओर राजेश खन्ना लगातार सुपरहिट फिल्मों की बदौलत देश के पहले सुपरस्टार बन चुके थे, वहीं दूसरी ओर हिंदी फिल्मों में एक नई पीढ़ी के फिल्मकार भी अपनी पहचान बना रही थी। और इन्हीं नए निर्देशकों में एक नाम था रमेश सिप्पी। ये उनकी निर्देशक के रूप में पहली बड़ी फिल्म थी अंदाज। और दिलचस्प बात यह है कि बाद में यही रमेश सिप्पी शोले जैसी ऐतिहासिक फिल्म बनाकर भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े निर्देशकों में गिने गए। उस समय निर्माता जीपी सिप्पी अपने बेटे रमेश सिप्पी को एक मजबूत शुरुआत देना चाहते थे। उन्होंने एक ऐसी कहानी चुनी जिसमें रोमांस, पारिवारिक भावनाएं, गलतफहमियां और भावुक मोड़ हों। कहानी के विकास में उस समय लेखक के रूप में पहचान बना रहे सलीम खान और जावेद अख्तर ने भी योगदान दिया। ये वो दौर था जब दोनों अभी सलीम जावेद के रूप में पूरी तरह स्थापित नहीं हुए थे, लेकिन उनकी लेखन शैली अलग पहचान बनाने लगी थी। उन्होंने कहानी में एक ऐसा मोड़ जोड़ा जिससे दर्शकों को भावनात्मक झटका भी लगे और फिल्म का क्लाइमैक्स भी अधिक प्रभावशाली बने। फिल्म के लिए मुख्य अभिनेता के रूप में शम्मी कपूर को चुना गया। उस समय तक शम्मी कपूर का रोमांटिक हीरो वाला दौर थोड़ा बदल रहा था और वो परिपक्व भूमिकाओं की ओर बढ़ रहे थे। हीरोइन बनी हेमा मालिनी, जो सपनों का सौदागर और जॉनी मेरा नाम जैसी फिल्मों के बाद बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रही थी। लेकिन फिल्म में एक ऐसा किरदार था जो बहुत बड़ा नहीं था, फिर भी कहानी का सबसे अहम मोड़ उसी से जुड़ा था। निर्माता जानते थे कि यदि वो इस फिल्म में राजेश खन्ना की मौजूदगी रखते हैं तो दर्शकों का उत्साह कई गुना बढ़ जाएगा, और इसलिए उनके लिए एक विशेष कैमियो तैयार किया गया। ये कोई साधारण कैमियो नहीं था, बल्कि एक ऐसा किरदार था जो फिल्म की पूरी कहानी की दिशा बदल देता है। फिल्म में राजेश खन्ना का स्क्रीन टाइम बहुत सीमित है, बहुत कम है, लेकिन उनकी एंट्री के बाद कहानी एक नया मोड़ लेती है और दर्शकों की भावनाएं पूरी तरह बदल जाती हैं। यही वजह थी कि रिलीज के समय दर्शकों ने उनके छोटे से रोल पर भी सिनेमाघरों में जोरदार तालियां बजाईं। राजेश खन्ना की लोकप्रियता ने फिल्म के प्रति दर्शकों के उत्साह को, उत्सुकता को कई गुना बढ़ा दिया था। 1971 में रिलीज हुई अंदाज की सबसे बड़ी ताकत इसकी कहानी थी। यह सिर्फ एक प्रेम त्रिकोण यानी कि कोई लव ट्रायंगल नहीं थी, बल्कि रिश्तों, त्याग, गलतफहमियों और जीवन के उतार चढ़ाव की एक ऐसी कहानी थी जिसमें उस दौर के दर्शकों को गहराई से प्रभावित किया। निर्देशक रमेश सिप्पी ने इसे बहुत संतुलित ढंग से पेश किया और इसलिए फिल्म कहीं भी सिर्फ मेलोड्रामा नहीं बनती, बल्कि हर मोड़ दर्शकों को भावनात्मक रूप से कहानी से जोड़ता है। फिल्म की शुरुआत होती है एक आधुनिक, शिक्षित और खुशमिजाज लड़की शीता से, जिसके किरदार में हेमा मालिनी है। और शीता अपने जीवन को खुलकर जीने वाली लड़की है। वो आत्मविश्वासी है, परिवार से प्यार करती है और जीवन के प्रति सकारात्मक सोच रखती है। और इसी दौरान उसकी मुलाकात होती है एक आकर्षक और जिंदा दिल नौजवान रवि से। रवि यानी कि राजेश खन्ना। रवि एक बेफिक्र, हंसमुख और जीवन से प्यार करने वाला इंसान है। दोनों की मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती में बदलती है और फिर ये दोस्ती प्यार का रूप ले लेती है। राजेश खन्ना की स्क्रीन पर एंट्री बहुत प्रभावशाली रखी गई। उनका व्यक्तित्व, मुस्कान और डायलॉग डिलीवरी देखते ही दर्शकों को वो अपनी ओर खींच लेते थे। और इसी दौरान फिल्म का सबसे मशहूर गाना जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहां कल क्या हो किसने जाना, ये आता है।
मोटरसाइकिल पर फिल्माया गया ये गीत सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बल्कि पूरी फिल्म के दर्शन को भी व्यक्त करता है। गीत के बोल मानो पहले से ही संकेत दे रहे हैं कि जीवन में आगे क्या होने वाला है कोई नहीं जानता। रवि और सीता का रिश्ता शादी तक पहुंचने वाला होता है। दोनों अपने भविष्य के सपने देखते हैं और परिवार भी इस रिश्ते से खुश दिखाई देता है। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर होता है। एक दुर्घटना में रवि की अचानक से मौत हो जाती है। यह सीन फिल्म का सबसे बड़ा इमोशनल झटका देता है। दर्शकों को जिस प्रेम कहानी के सुखद अंत की उम्मीद होती है वो अचानक दर्द में बदल जाती है। यही वो मोड़ है जहां राजेश खन्ना का कैमियो समाप्त होता है। उनका रोल लंबा नहीं है लेकिन कहानी पर उसका प्रभाव इतना गहरा है कि पूरी फिल्म उसी घटना के बाद एक नए रास्ते पर चल पड़ती है। रवि की मौत के बाद सीता पूरी तरह टूट जाती है। वो मानसिक रूप से बिखर जाती है और उसे लगता है कि अब उसकी जिंदगी में कुछ नहीं बचा। परिवार चाहता है कि वो इस सदमे से बाहर निकले और नई शुरुआत करे। कुछ समय के बाद उसकी मुलाकात होती है राज यानी शम्मी कपूर से। राज एक समझदार, परिपक्व और संवेदनशील इंसान है। वो सीता के दर्द को समझता है और बिना किसी दबाव के उसका साथ देने की कोशिश करता है। दोनों धीरे धीरे जब एक दूसरे से मिलते हैं तो उनके बीच विश्वास पैदा होता है और परिवार की सहमति से उनकी शादी भी हो जाती है। और यहीं से फिल्म का दूसरा चैप्टर शुरू होता है। शादी के बाद राज और सीता का जीवन सामान्य होने लगता है। सीता भी धीरे धीरे अपने अतीत को पीछे छोड़कर नई जिंदगी अपनाने की कोशिश करती है। लेकिन रवि की यादें उसके मन से पूरी तरह मिटती नहीं। राज ये बात समझता है और कभी उस पर अतीत भूलने का दबाव भी नहीं डालता। यही बात उसके किरदार को बहुत परिपक्व बनाती है। शम्मी कपूर ने इस भूमिका में, इस किरदार में अपने रोमांटिक हीरो वाली छवि से बिल्कुल अलग एक गंभीर और जिम्मेदार पति का किरदार निभाया, जिसकी उस समय खूब सराहना भी हुई। कहानी में नया मोड़ तब आता है जब सीता और राज के जीवन में उनका बेटा आता है। बच्चे के जन्म के बाद सीता की जिंदगी फिर से खुशियों से भरने लगती है। लेकिन नियति एक बार फिर उसकी परीक्षा लेती है। आगे चलकर परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि परिवार में गलतफहमियां पैदा होती हैं। रिश्तों की असली परीक्षा शुरू होती है। फिल्म यहीं से भावनात्मक रूप से और गहरी हो जाती है। निर्देशक रमेश सिप्पी ने हर मोड़ को बड़े संतुलन के साथ फिल्माया है, जिससे दर्शक अंत तक कहानी से जुड़े रहते हैं। फिल्म का अंतिम भाग त्याग, विश्वास और परिवार की ताकत का संदेश देता है। यही कारण था कि अंदाज सिर्फ एक रोमांटिक फिल्म नहीं थी बल्कि एक पारिवारिक क्लासिक फिल्म भी बन गई और जिसे आज भी याद किया जाता है। राजेश खन्ना का कैमियो भले छोटा था लेकिन उनकी मौजूदगी ने पूरी कहानी को भावनात्मक नींव रखी उसकी। और शम्मी कपूर ने इस फिल्म को, इस कहानी को अपने दमदार अभिनय से मंजिल तक पहुंचाया। और अगर इस फिल्म की शूटिंग की तरफ हम बढ़ें तो इसका ज़्यादातर शूटिंग का हिस्सा मुंबई के आर.के. स्टूडियो, फिल्मिस्तान स्टूडियो और सिप्पी फिल्म्स के सेटों पर फिल्माया गया। इसके अलावा कई बाहरी सीन मुंबई और आसपास की वास्तविक लोकेशंस पर फिल्माए गए। उस समय विदेशों में तो शूटिंग का चलन बहुत कम था, इसलिए निर्माता भारतीय लोकेशंस पर ही खूबसूरती से उसे पर्दे पर उतार देते थे। फिल्म के घर, अस्पताल और पारिवारिक सीन्स के लिए बड़े बड़े सेट बनाए गए, जबकि सड़क और आउटडोर सीन्स की शूटिंग वास्तविक स्थानों पर हुई। आज भी कई फिल्म इतिहासकार मानते हैं कि अंदाज फिल्म की सिनेमेटोग्राफी अपने समय से काफी आगे की थी। फिल्म से जुड़ा एक सबसे दिलचस्प पहलू था राजेश खन्ना का जो कैमियो रोल था। 1971 तक राजेश खन्ना चूंकि लगातार सुपरहिट फिल्में दे रहे थे और इस वजह से देश के सबसे बड़े सितारे बन चुके थे। निर्माता जानते थे कि अगर उनका नाम पोस्टर पर होगा, तस्वीर होगी, तो दर्शकों की उत्सुकता कई गुना बढ़ जाएगी। लेकिन राजेश खन्ना ने इस फिल्म में लंबा रोल नहीं किया। उन्होंने कहानी की अहमियत को समझते हुए विशेष भूमिका स्वीकार की और उस समय वो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, क्योंकि कोई सुपरस्टार छोटी भूमिका करने से अक्सर बचता था। लेकिन राजेश खन्ना ने किरदार की लंबाई नहीं बल्कि उसकी अहमियत को महत्व दिया।
फिल्म का सबसे यादगार सीन है जब राजेश खन्ना मोटरसाइकिल चलाते हुए जिंदगी एक सफर है सुहाना गीत गाते हैं। यह सीन सिर्फ एक गीत नहीं था, बल्कि पूरी फिल्म का दर्शन था। और दिलचस्प बात यह है कि इस गाने की शूटिंग के दौरान राजेश खन्ना ने अपनी सहज मुस्कान और स्वाभाविक अभिनय से पूरी यूनिट को प्रभावित किया। कैमरे के सामने वो इतने सहज दिखाई देते थे कि कई सीन्स बहुत कम टेक में ही ओके हो गए। उस समय सेट पर मौजूद लोगों ने बाद में याद किया कि जैसे ही राजेश खन्ना शूटिंग के लिए पहुंचते थे, स्टूडियो के बाहर सैकड़ों प्रशंसकों की भीड़ जमा हो जाती थी। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ानी पड़ती थी ताकि शूटिंग प्रभावित ना हो। हेमा मालिनी उस समय तेजी से उभरती हुई स्टार थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि राजेश खन्ना बहुत आत्मविश्वासी अभिनेता थे और कैमरे के सामने उनका व्यक्तित्व अलग ही चमकता था। वहीं शम्मी कपूर उस दौर के सबसे अनुभवी सितारों में थे। उन्होंने अपने छोटे से कलाकारों को हमेशा प्रोत्साहित किया। सेट पर शम्मी कपूर का हंसमुख स्वभाव पूरे माहौल को हल्का बनाए रखता था। राजेश खन्ना और शम्मी कपूर के बीच भी बेहद सम्मानजनक रिश्ता था। दोनों जानते थे कि फिल्म में दोनों की भूमिकाएं अलग अलग हैं, लेकिन कहानी के लिए दोनों समान रूप से जरूरी हैं। एक और रोचक बात यह है कि कई लोगों को लगा था कि दर्शक फिल्म में राजेश खन्ना को ज्यादा देर तक देखना चाहते हैं और उनका कैमियो छोटा होने से दर्शक निराश हो सकते हैं। लेकिन रिलीज के बाद इसके ठीक उल्टा हुआ। दर्शकों ने उनके छोटे लेकिन प्रभावशाली किरदार को खूब पसंद किया और उनकी जो डेथ वाला सीन है, वो सीन सिनेमाघरों में कई लोगों को भावुक कर देता है। और इसके बाद शम्मी कपूर पूरी कहानी को अपने कंधों पर आगे बढ़ाते हैं और दर्शक उनके साथ भी पूरी तरह जुड़ पाते हैं। यही निर्देशक रमेश सिप्पी की सबसे बड़ी सफलता थी। अगर अंदाज की कहानी इसकी आत्मा थी तो इसका संगीत धड़कन था। यह वो दौर था जब किसी भी फिल्म की सफलता में गानों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती थी। रेडियो सिलोन, विविध भारती और ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स के जरिए फिल्म रिलीज होने से पहले ही उसके गीत घर घर पहुंच जाते थे। अंदाज के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। फिल्म का संगीत दिया था हिंदी सिनेमा की महान जोड़ी शंकर जयकिशन ने। यह उनके करियर का वो समय था जब वो लगातार बेहतरीन धुनें दे रहे थे। हालांकि 1971 में जब जयकिशन का निधन हो गया और फिल्म के संगीत में दोनों की जो रचनात्मक छाप थी वो भी साफ दिखाई देती है। फिल्म के गीतों को हसरत जयपुरी और इंदिवर ने लिखा और दोनों गीतकारों ने कहानी और भावनाओं को शब्दों में इस तरह पिरोया कि हर गीत कहानी को आगे बढ़ाता हुआ रोमांस, दर्द, उम्मीद और एक तरह से जीवन दर्शन, हर भाव को संगीत में जगह देता हुआ दिखाई देता है। मसलन जो सबसे मशहूर गाना है, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहां कल क्या हो किसने जाना, यह गीत आज भी हिंदी सिनेमा के सबसे लोकप्रिय गीतों में गिना जाता है। इसे किशोर कुमार ने अपनी मस्ती भरी आवाज में गाया। स्क्रीन पर इसे राजेश खन्ना पर फिल्माया गया। मोटरसाइकिल चलाते हुए राजेश खन्ना का बेफिक्र अंदाज और चेहरे की मुस्कान इस गीत को अमर बना देती है। दिलचस्प बात यह है कि गीत की पंक्तियां आगे आने वाली कहानी का संकेत भी देती हैं। और कुछ ही समय के बाद फिल्म में राजेश खन्ना के किरदार की जब मृत्यु हो जाती है, इसलिए ये गीत जीवन की अनिश्चितता का प्रतीक बन जाता है। और आज भी ये गीत रेडियो, स्टेज शो और संगीत कार्यक्रमों में उतनी ही लोकप्रियता से सुना जाता है। फिल्म का एक दूसरा लोकप्रिय गाना है ना बोलो बोलो। ये बहुत हल्का फुल्का रोमांटिक गीत था जिसे मोहम्मद रफ़ी, सुमन कल्याणपुर, सुषमा श्रेष्ठ, बाद में जो उनका नाम पूर्णिमा नाम से जाना गया, साथियों ने गाया। ये गीत परिवार और रिश्ते की गर्माहट को दर्शाता है। फिल्म के खुशहाल हिस्से का प्रतिनिधित्व भी ये गीत करता है। फिल्म में एक और बहुत भावुक गीत है, रे मामा रे मामा। ये गीत बच्चों और परिवार के बीच फिल्माया गया था और उस दौर में पारिवारिक फिल्मों में ऐसे गीत दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ते थे और ये गीत भी काफ़ी लोकप्रिय हुआ। इसके अलावा फिल्म के अन्य गीतों ने भी कहानी को मजबूती दी। शंकर जयकिशन ने बड़े ऑर्केस्ट्रा, मधुर धुनों और भारतीय और पश्चिमी वाद्ययंत्रों के सुंदर मेल से ऐसा संगीत तैयार किया कि जो आज भी उतनी ही उत्सुकता के साथ सुना जाता है। रिकॉर्डिंग के दौरान किशोर कुमार हमेशा की तरह अपने सहज अंदाज में स्टूडियो पहुंचते थे
संगीतकारों ने कई बार बताया कि किशोर किसी भी गीत में अपनी ऊर्जा और अभिनय भी जोड़ देते थे। जिंदगी एक सफर है सुहाना में उनकी खिलखिलाती आवाज ने गीत को सिर्फ एक धुन नहीं रहने दिया, बल्कि जीवन का उत्सव भी बना दिया। यही वजह थी कि यह गीत किशोर कुमार के करियर के सबसे यादगार गीतों में गिना जाता है। अंदाज फिल्म जब रिलीज हुई तब हिंदी सिनेमा अपने स्वर्णिम दौर से गुजर रहा था, खासकर राजेश खन्ना, और सिनेमाघरों में हर हफ्ते बड़ी फिल्में आ रही थीं। लेकिन अंदाज ने अपनी अलग पहचान बनाई और इसकी सबसे बड़ी वजह थी मजबूत कहानी, शानदार निर्देशन, यादगार संगीत और 3 बड़े सितारों का एक साथ आना, शम्मी कपूर, राजेश खन्ना और हेमा मालिनी। फिल्म ने रिलीज के बाद टिकट खिड़की पर शानदार प्रदर्शन किया और साल की सफल फिल्मों में गिनी गई। और व्यापारिक पत्रिकाओं के अनुसार फिल्म ने अपने बजट की तुलना में अच्छा लाभ कमाया और कई शहरों में तो लंबे समय तक सिनेमाघरों में चली। उस दौर में आज की तरह आधिकारिक बॉक्स ऑफिस आंकड़े तो उपलब्ध नहीं होते थे, लेकिन यह फिल्म कमर्शियली एक सुपर डुपर हिट फिल्म थी। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।